फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। कुछ और लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं, बाकी लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो उनकी वीडियोस मैं एक साथ लेकर के बना लूँगी, क्योंकि अब आधे बच्चे रह जाएंगे वरना कहेंगे मैम मेरा रह गया। ठीक है, तो उन्होंने जिनका भी पेपर अच्छा हुआ मैं ज़रूर सभी के कमेंट लूँगी। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, शाम तक वीडियो में सभी के कमेंट आएंगे। ठीक है, अभी वॉइस चैट वाले भी कुछ मैं बताऊंगी। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के। तो सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोग अच्छे से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप वो नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पहला को देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है पहले चैप्टर का, हर चैप्टर वाइज करेंगे। ओके, तो पहला है तापीय साम्यावस्था में समय के साथ उसका ताप अपरिवर्तित रहता है। मतलब तापीय साम्यावस्था का मतलब ही है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक साम्यावस्था में समय के साथ उसका संगठन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जो रासायनिक साम्यावस्था होती है मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें समय के अकॉर्डिंग मतलब टाइम के साथ में उसका जो भी मतलब जैसे CH3COOH है तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगला है खुला तंत्र में द्रव्य और ऊर्जा दोनों गुजर सकते हैं। तो पूछ ले खुला तंत्र में ओपन सिस्टम में कौन कौन गुजर सकता है, तो द्रव्य और ऊर्जा दोनों गुजर सकते हैं। ऐसे तंत्र को खुला तंत्र कहेंगे जिसमें से द्रव्य ऊर्जा दोनों गुजर जाए। ठीक है, ऐसा तंत्र जिसमें ऊर्जा में तो परिवर्तन हो जाए लेकिन द्रव्य में चेंजेस ना हो, जिसमें दोनों में चेंज हो वो खुला, और जिसमें केवल ऊर्जा में चेंज हो वो बंद निकाय होता है। ऐसा निकाय जिसमें परिपार्श्विक के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं होती, उसमें से द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों ही बाहर नहीं आ पाते। ठीक, अब मान लो एक अगर बाहर आ जाए तो वो हो गया बंद निकाय, दोनों गुजर जाएं तो वो खुला हो गया। ठीक, अब दोनों ना अगर हो तो अब क्या होगा, तो दोनों ही बाहर नहीं आ पाते तो वो विलगित निकाय होगा। एग्जाम्पल दे देगा निम्न में से कौन सा विलगित निकाय है, तो थर्मस फ्लास्क जो हो जहाँ ऑप्शन दिया हो वो सही है, थर्मस फ्लास्क हमारा विलगित निकाय है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ETEREVENEI। आप लोग ऐसे याद करेंगे सिंपल सा, TRVNI। ठीक है, TRVNI। ठीक है, तर्वनिंग किसी का नाम समझ लीजिए, ऐसे ही TRVNI। तो आप ई तो सब में है, ये याद ये देख लेंगे, जहाँ पे दिख जाए वही सही। ठीक है, हो सकता है इस क्रम में ना मिले तो किसी भी क्रम में दिया हो तो यही सही होगा। ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, डेल्टा ई बराबर Q माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक, अगली है एंथैल्पी। एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H बराबर डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, एंथैल्पी डेल्टा H बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगला है एंथैल्पी किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा और ताप ऊर्जा का योग होता है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो H बराबर ई प्लस पी वी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे पूछे, ठीक, इस टाइप से डेल्टा दिया हो तो इस टाइप से लिखा होगा, डेल्टा ना दिया हो तो इस टाइप से लिखा होगा। देखिए यही है H इक्वल टू ई पी वी। याद रखिए, डेल्टा लगाएंगे तो डेल्टा ई और पी इधर बाहर आ जाएगा, डेल्टा वी के साथ आएगा। ठीक है, ऊष्माधारिता को क्या कहते हैं, C बराबर Q अपॉन T2 माइनस T1। अभी Q बराबर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू C, और इसको T2 माइनस T1 डेल्टा T होता है हमारा। ठीक है, मतलब ताप में अंतर। ऊर्जा की वह मात्रा जो ज्ञात द्रव्यमान के पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है वो उसकी ऊष्माधारता होती है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था पिछले जो पूछा गया था कि एक मोल ऊर्जा होती थी, उसमें वहाँ पे 1 मोल भरना था। ठीक है, कितनी होती है, तो ऐसे ही इसमें दे दिया होगा पदार्थ के तापमान को यहाँ पे डैश होगा बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्थिर आयतन में ऊष्माधारिता क्या है, CV डेल्टा ई वी अपॉन डेल्टा टी का होल वी। देखिए जो मुझसे हो पा रहा है वो करे दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आए या ना आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत तो शायद फंसेगा ही। ओके, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होगी, CP बराबर CV प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। देखिए मैथ मेरा सब्जेक्ट था, वो तो मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। केमिस्ट्री भी देख लेते हैं शायद, अच्छा ही हो जाए। CP बराबर डी सी वी अपॉन डी टी प्लस पी डी वी अपॉन डी टी। CP और CV में संबंध क्या है, CP माइनस CV बराबर R होता है। ठीक है, ऊष्माधारिता की इकाई क्या होती है, मतलब उसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या जूल पर केल्विन मोल, ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से लिखा हो जूल पर केल्विन मोल तब भी सही है, या इन्वर्स लगा ऊपर आता है तो इन्वर्स लग जाता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, आदर्श गैस व्यंजक। देखिए आदर्श गैस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पहले भी ये क्वेश्चन था ना, तो ये भी याद रखेंगे। जो IN करके लिखा है लॉग है, log V2 अपॉन V1, NRT log V2 अपॉन V1। ठीक है,
अगला है समतापी ऊष्मीय उत्क्रमणीय प्रसार के लिए W बराबर क्या होगा, Q के हो जाएगा। ठीक है, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, इस टाइप से पूछ दिया। W इक्वल टू Q। हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सारे चैप्टर्स के डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो आपका बिल्कुल सभी चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किसी यौगिक के अपने तत्वों के 1 ग्राम अणु बनाने में जितनी कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा उत्पादित या शोषित होती है वह संवहन ऊष्मा होती है। ठीक है, अपने तत्व से अगर 1 ग्राम अणु बनाने में जितनी ऊर्जा लग रही है वो चाहे वो उत्पादित हो, मतलब निकल रही हो या लग रही हो, तो वो संवहन ऊष्मा होगी। ठीक है, आपको बताया था पिछले वीडियो में ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। जिसमें ऊष्मा शोषित हो मतलब और लगानी पड़े वो ऊष्मा शोषी, और जिसमें निकले वो ऊष्मा छेपी। ठीक है, अगला है किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में पूर्णतया अपचयित होने से उत्पन्न हुई कैलोरी में ताप की मात्रा उसके दहन ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में जो पूर्णतया अपचयित होने में जो कैलोरी ताप की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, वो दहन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जब किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांकी भार, अब 1 ग्राम तुल्यांकी भार ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, तो पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको लगाना 1 ग्राम तुल्यांकी भार और किसी 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा त्वरण विलयन में उदासीन होता है तो जो ऊष्मा निकलती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। ठीक है, अगला है जब किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को इतने अधिक, ज़्यादातर 1 ग्राम ही सही होता है। ठीक है, देखिए इसमें भी 1 ग्राम अणु ले रहे हैं, इतने अधिक विलायक में घोला जाए और अधिक विलायक मिलाने पर उत्पन्न या अवशोषित हुई ऊष्मा अपरिवर्तित रहे तो वह विलयन की ऊष्मा होगी। ठीक है, अगर मिलाया जाए और ऊष्मा अपरिवर्तित रहे, उत्पन्न हुई या अवशोषित, तो क्या होता है, तो ऊष्मा विलयन की ऊष्मा कहलाती है। अगला है कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकट पदार्थों की ग्राम अणुओं की पूर्ण अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, वो अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं उसको। अगला है हमारा, देखते हैं, कैलोरी के अतिरिक्त ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी यौगिक के 1 ग्राम अणु अपने अवयवी तत्वों में रहता है उसकी नेन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, वह मात्रा जो किसी यौगिक का 1 ग्राम अणु, इसमें भी 1 ग्राम अणु ले रहे हैं। ठीक है, तो नेन ऊर्जा कहलाती है। अगला है किसी तत्व के एक अपरूप के 1 मोल का दूसरे अपरूप में परिवर्तित करने में अवशोषित या जो उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाएगी, वो संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अगला है किरचॉफ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक कॉपी ले लीजिए। हमने कहा था आपको पीछे पहले ही जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिएगा, तो अगर आपके पास नहीं है तो इजी नोट, वैसे आप चाहें तो उसी से पढ़ सकते हैं। C2 माइनस C1 डेल H2 माइनस डेल H1 अपॉन T2 माइनस T1 और डेल H2 माइनस डेल H1 अपॉन डेल्टा T। देखिए मतलब वीडियो से पढ़ने से आपको जल्दी याद होता है, थोड़ा सा 2 बार रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हमको याद हो गई हैं। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करेंगे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को, अभी ऊष्मागतिकी का पहला नियम अभी इधर पढ़ा था ऊपर, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, यहाँ पढ़ा था ऊपर, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ये रह गया, शायद नहीं रह गया, ये हमने स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP/CV भूल गए थे क्या, ये डिस्कस करना भूल गए थे, देख लीजिएगा। CP माइनस CV इक्वल टू R, ये शायद मैं भूल गई बताना। और स्थिर दाब पर ऊष्मागतिकी भी देख लीजिएगा, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। ठीक है, CP बराबर CV प्लस PdV/dt और CP बराबर dCV/dt प्लस PdV/dt। ठीक है, ये भी कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये शायद पेपर में पूछा गया था 2019 के पेपर में, आप देख लीजिएगा। डेल्टा ई बराबर Q माइनस W, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, किरचॉफ के दोनों समीकरण याद होने चाहिए भैया, अगर पेपर करना है अच्छे से तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ के नियम पूछे जा चुके हैं। अगला है ऐसा प्रक्रम या अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो क्या हो, जिसमें ऊष्मा निकले अभी बताया था ऊष्मा छेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो वो ऊष्मा शोषी, देखिए लिखा है यही। और हैस का नियम, अभी हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सारे नियम आपको याद होने चाहिए, एक नियम पूछा जा चुका है तो ये याद रख लेंगे। Q बराबर XY, X प्लस वाई तो आपको याद ही रहता है, मैथ में पढ़ा है ना, फिर R S T और इनके बीच में प्लस लगा दीजिए, X प्लस वाई इक्वल टू RST। ठीक है, यही है, देख लीजिए, Q बराबर X प्लस वाई इक्वल टू R प्लस S प्लस T। ठीक है, अगला चैप्टर जो है हमारा रासायनिक साम्यावस्था, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो है हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन स्कैंडिनेविया के 2 प्रसिद्ध रसायनज्ञों, मतलब जो केमिस्ट्रिस्ट थे, उन्होंने किया है। किसने, वागे गुडबर्ग और वागे द्वारा 1867 में किया गया। तो पूछ सकता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नाम किसने दिया, तो ये जो गुडबर्ग और वागे सही हो जाएंगे। ठीक है,
और होता क्या है इनके अनुसार, स्थिर ताप पर ये दिया होगा, पूछेगा निम्न में से ये किसका नियम है, तो बता देंगे ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आप द्रव्यमान से लगा सकते हैं अंदाजा कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साम्य स्थिरांक। ठीक है, कि CC/CD ये रिएक्शन दी नहीं है यहाँ पे, उसी से लिखते हैं। अगला है वॉन टॉफ समानुपाती नियम, वॉन टॉफ का भी पढ़ लीजिए। ठीक, वॉन टॉफ क्या कहते हैं कि यह किसी समतापीय अपक्रिया के अभिकारकों का क्रियाफलों के परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाला मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है, A+C चेंजिंग इनटू C+T। ठीक है, ये उत्क्रमणीय है। ये जो दो साइन लगे होते हैं, ये साइन किसका होता है? ठीक है, ये जो दो साइन लगे होते हैं इससे ये मतलब चेंज इसमें बन सकता है, जैसे हमने पानी से बर्फ़ बना लिया। ठीक है, पानी से बर्फ़ बना लिया, वाटर से आइस बना ली, और फिर आइस से फिर वाटर बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमणीय हो गई, जो हम जिसको चेंज कर पा जाएँ। अब अनुत्क्रमणीय वो हो गई, जैसे दूध से दही बनाया, दही से दूध नहीं बना सकते ना, तो वो अनुत्क्रमणीय हो गई। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। तो वॉन टॉफ का समाकलित रूप पूछ सकता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और क्लासिक क्लेफिरॉन समीकरण क्या होती है? dp/dt = ΔH/T V2 - V1 होती है। ठीक है, क्लासिकल समीकरण की उत्पत्ति जो है क्लासियस ने 1850 में दी थी। ठीक है, ये इसके समाकलित रूप क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं। किसको? इसको क्लासियस क्लेपेरॉन समीकरण कहते हैं, इसको याद रखेंगे। d/dt of log p = ΔH VAP/RT²। देखिए कितने सारे आज क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स, तो वो सब हमने कल ही डिस्कस किया था, ऑर्बिट सेंटर वाला। तो बताया था आपसे क्लैपलर चैप्टर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। कितने सारे क्वेश्चंस आए, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। अब जिसने कभी नहीं पढ़ा है वो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे साल भर पढ़ा नहीं, एकदम से पढ़ना चाहते तो कैसे हो पाएगा, आप खुद ही सोचिए। तो इसीलिए अगली बार से मतलब जो हम लोग अभी 3rd ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग शुरुआत से ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, मतलब पढ़ते चलेंगे। एक कॉपी बना लीजिएगा, अगर आप कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं जाते हैं तो आप एक कॉपी बना लीजिएगा। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, मतलब पढ़ाएंगे ही, हमको क्या पढ़ना होता है, हमारा दूसरा सब कुछ चलता रहता है, अपना अलग पढ़ते हैं, तो आप लोगों को भी पढ़ाना होता है। तो उससे रिलेटेड मतलब आपका 3rd ईयर का रोज़ एक वीडियो जैसे हमने डाली, ठीक है, तो वो आप नोट्स उससे बनाते चलिए। हमारा तो सब कुछ मतलब जब हम पढ़ते थे तो अपना तो सब कुछ बनाया था, तो हाँ, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा मटेरियल यहीं पे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और लोगों को जोड़ना है, ताकि हम लोग लाइव आ पाएँ। और लाइव आएंगे तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, आपके क्वेश्चंस, हमारे आंसर्स, और जो भी कुछ हो पाएगा वो किया जाएगा। ठीक है, यदि डेल्टा V 0 है तो इसका मतलब क्या है? V प्रोडक्ट = V रिएक्टेंट होगा। ठीक है, स्थिर ताप T पर दाब P में परिवर्तन से QR अप्रभावित रहेगा। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लेंगे इसको। ठीक है, PDF को। इसका तात्पर्य है V प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन V रिएक्टेंट। ठीक है, ΔH = H प्रोडक्ट - H रिएक्टेंट। अगला है ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया का उत्पाद 1 मिनट यहीं पे तो थे। ठीक है, अपकारक क्रिया का उत्पाद बनाते हैं और साथ क्रिया उत्पादक क्रिया कर अभिकारक देते हैं, तो वो उत्क्रमणीय होती है। अभी बताया था कि चेंज कर पाएँ वो उत्क्रमणीय है। N2 से O2 2NO बनाया, फिर इसको चेंज कर दें तो N2O2 बन जाएगा। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर क्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम लिख के आया है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम सेम ही है। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है? तो अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान बराबर Y × मोलरता। ठीक है, Y क्या है? Y सक्रिय गुणांक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये केपी केसी में रिलेशन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केपी केसी का रिलेशन ये याद कर लेंगे। केसी = केपी आपने इंटर में पढ़ा होगा, अगर याद हो तो अच्छे से पढ़ा होगा तभी याद होगा, क्योंकि हम लोगों मतलब टीचर अच्छे हो जाते हैं ना, जब मिल जाते हैं तो वो सब कुछ याद रहता है चीज़ें, तो ये हमको तो याद है। तो केसी = केपी × RT की होल डेल्टा एन। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाता था, मतलब इंटर में। बीएससी में तो हाँ, बीएससी में भी उनके पास ही पढ़ते थे, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो बिल्कुल इतना तो नहीं लगता था, इतना मतलब फैमिलियर थे। बाकी बच्चों को देखते थे तो लगता था यार केमिस्ट्री तो बच्चों को आती नहीं, ऐसा क्यों है, मतलब सबको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते ना। वॉन टॉफ समायतनिक क्या होता है? d/dt of log Kp = ΔH/RT²। ठीक है, वॉन टॉफ का समाकलित रूप क्या होता है? वॉन टॉफ का समाकलित रूप भी यही होता है।
अगला है साम्य की इकाई केपी इक्वल टू एटीएम, क्या मतलब है एटमॉस्फेयर डेल्टा, एटीएम क्या होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं वही, डेल्टा एन होल पावर, ठीक। केसी इक्वल टू मोल डी एम इन -3 की होल पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन जब ज़ीरो होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लेंगे, केपी केसी के संबंध में जब डेल्टा एन जीरो देन केपी इक्वल टू केसी होगा, डेल्टा एन पॉजिटिव है देन केपी लेस देन केसी होगा, निगेटिव है तो केपी छोटा होगा केसी से, निगेटिव है तो इस जो ये ऊपर वैल्यू दी थी इसी में वैल्यू रख के समझ जाएंगे। एन जीरो है तो इक्वल, पॉजिटिव है तो केपी बड़ा हो जाएगा और निगेटिव है तो केपी छोटा हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला याद रखेंगे, निगेटिव वाला अपने आप याद रहेगा। पॉजिटिव में केपी बड़ा होता है तो निगेटिव में ऑलरेडी छोटा होगा, ठीक है। रासायनिक समावस्थापन निकाय में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है और स्थिर हो जाती है, ठीक है। साम्यावस्था पर अग्र और पश्च अभिक्रिया की दर समान हो जाती है। साम्यावस्था अभिकारक और उत्पाद दोनों की ओर से प्राप्त की जा सकती है। समांगी विस्पांगी दोनों प्रकार के निकाय के क्या है साम्यावस्था दिखाते हैं, ठीक है। जब अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या बराबर होगी, जब अभी बताया था केपी इक्वल टू केसी देन डेल्टा एन क्या होगा, जीरो होगा, अगर ऐसे वहाँ पे लिख के आ जाए, ठीक है। जब अभिकारकों की संख्या उत्पादों की संख्या से कम है, ठीक है, केपी लेस देन के सी देन क्या हो जाएगा, देन डेल्टा एन अभी बताया था निगेटिव होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। एटीएम देखिए यहाँ वायुमंडल लिख दिया है, मोल पर लीटर डेल्टा एन वही लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। किसी अभिक्रिया के लिए स्थिर ताप पर साम्य स्थिरांक का मान निश्चित होता है। साम्य स्थिरांक का मान उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। यदि के लेस देन 1 है तब साम्यावस्था पर उत्पादों की सांद्रता अधिक होती है, अर्थात उत्पाद अधिक बनते हैं। यदि के लेस देन 1 है तब साम्यावस्था पर उत्पादों की सांद्रता कम होती है, अर्थात उत्पाद कम बनते हैं, ठीक है। क्लैपेरॉन क्लासिक समीकरण क्या है, देखिए हम लोग थर्ड ईयर में अपना एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें आप क्वेश्चंस बाकी बच्चे भी जुड़े होंगे, जो लगा पाए वो लगा के बताए, है ना। अच्छा लगता है जब स्टडी मतलब ग्रुप में होती है। तो क्लैपेरॉन क्लासिकल समीकरण डी पाई डी टी इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन टी वी एल माइनस वी एस, ठीक है। अनुप्रयोग क्या है, वाष्पीकरण की मोलर ऊष्मा डेल एच वी की गणना करने पर द्रव्य के वाष्पदाब पर ताप का प्रभाव ज्ञात करने में, ठीक है। इसके क्या कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, ये क्लासिकल क्लैपेरॉन समीकरण और इसका अवकलन रूप जरूर याद कर लेंगे, नोट करके रख लीजिए, पेपर से जाने से पहले जरूर रिवाइज करके जाएंगे, पूरा थर्ड पेपर हम लोग पढ़ लेंगे वही, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं। स्वतः प्रवृत्ति क्रिया में डेल्टा जी निगेटिव होता है। मुक्त ऊर्जा और कार्यफलन, मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी होती है, कार्यफलन डेल्टा ए। आचर एंट्रोपी पूछा है, डेल ए अपॉन डेल टी का होल वी, ठीक है। देखिए जब आचर आयतन पूछ रहा है तो यहाँ तो वही होगा, हमको पता है। एंट्रोपी पूछ रहा है तो एस माइनस एस, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आचर दाब पर तो पी नीचे होगा, हमको पता चल गया। टी तो होंगे नहीं, ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, टी वाला तो गया क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे है और हमसे पूछा है दाब मतलब प्रेशर, तो ये तो गए, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो यही सही है, एंट्रोपी है क्योंकि, ठीक है। बर्फ -15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने पर डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा भाई, पिघलेगी माइनस में तो जो है डेल्टा जी ग्रेटर ही तो आएगा। एंड डेल्टा जी अभी बताया था क्या होता है, डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा होती है ना, तो ज़्यादा निकलेगी तो जी ग्रेटर देन 0 होगा। एंट्रोपी घटती है, कब घटती है, बहुलीकरण में घटती है। तो थर्ड चैप्टर हम लोग अगले जो है वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगला वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का, तो आप लोग तैयार रहिएगा, वीडियो को बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।